स्वस्थ भारत के आज के अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मौसम में बदलाव हम सभी देख रहे हैं। जी हाँ, तपती धरती पर बारिश की बूंदें पड़ने लगी हैं और ऐसे में जो बदलाव होते हैं, मौसम में जो बदलाव आता है, उसका असर हमारे पूरे शरीर पर होता है। कुछ अच्छा प्रभाव भी होता है और कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव भी पड़ता है। दुष्प्रभावों की बात करें तो आज हम बात करेंगे कि बदलते मौसम के साथ हमारे नेत्र में यानी आँखों में किस किस तरह की परेशानियाँ हो सकती हैं, क्या इसके लक्षण होते हैं, क्या इलाज होते हैं। और अगर आज हमारे पास कार्यक्रम में वक्त बचा तो थोड़ी सी चर्चा हम डायबिटीज़ के बारे में भी करेंगे कि डायबिटीज़ का हमारी आँखों पर क्या असर पड़ता है, ब्लड प्रेशर का क्या असर पड़ता है और भी नेत्र संबंधी जो समस्याएं हैं उसकी भी हम थोड़ी सी चर्चा ज़रूर करेंगे। आपको बता दें कि आज विशेषज्ञ के रूप में हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर प्रोफेसर राजीव कुमार गुप्ता को, जो कि विभागाध्यक्ष हैं नेत्र रोग विभाग रिम्स रांची में आप कार्यरत हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, मौसम में जो बदलाव हो रहा है, बहुत ही गर्मी के बाद अब बरसात भी शुरू हो गई है और ऐसे में नेत्रों में कुछ परेशानियां देखने में आती हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि किस किस तरह की परेशानियां इस वक्त आंखों में हो सकती हैं। गर्मी के बाद जब बरसात शुरू हो जाता है तो मौसम में आर्द्रता बढ़ जाती है। आर्द्रता बढ़ जाने की वजह से जो जीवाणु हैं, या तो बैक्टीरिया हो या वायरस हो, वो हमारे आँख को संक्रमित करते हैं। उनके संक्रमण के कारण आँख लाल हो सकता है, पानी गिर सकता है, पपोटा फूल सकता है, आँख से डिस्चार्ज आने लगता है जी। साधारण बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको बोलते हैं कि आँख आ गया है, लेकिन इससे हम लोग एज ए कंजंक्टिवाइटिस भी इसको हम लोग नाम देते हैं। और यह बड़ा ही तकलीफदेह बीमारी होती है और अमूमन बच्चों में या बड़ों में भी हो जाता है। और यह जो बीमारी है, संक्रमण एक मरीज से दूसरे मरीज में बहुत तेज़ी से फैलता है जी। खास करके यदि वायरस के द्वारा यदि संक्रमण हो गया है तो ये और भी तेज़ी से फैलता है जी। तो यदि इस तरह का आपको कोई लक्षण आए आपकी आँख में, जैसे लाल है, पानी गिर रहा है, दर्द है, पपोटा फूल गया है, तो सबसे पहले आप आँख को सुबह शाम ठंडे पानी से धोएं। ठंडे पानी का छींटा मार करके आप आँख को धोएं जी। और एक अच्छे एंटीबायोटिक ड्रॉप का प्रयोग में करें आँख में, जिससे कि जो इन्फेक्शन है वो कंट्रोल हो जाए। और उसके बाद भी 2-3 दिन के बाद भी यदि यह सही नहीं हो पा रहा है, कंडीशन आपका परसिस्ट कर रहा है, तो आप किसी अच्छे नेत्र विशेषज्ञ से सलाह ले लें। ये जो सर कंजक्टिवाइटिस के बारे में आपने बताया, तो ये जो ड्रॉप की बात है वो खुद से ले लेना है या फिर डॉक्टर से पूछकर ही इस ड्रॉप का इस्तेमाल करना है? एंटीबायोटिक ड्रॉप यूजुअली बाजार में कई एक तरह का एंटीबायोटिक ड्रॉप उपलब्ध हैं जी। तो गांव देहात में तो चूंकि डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, तो आप दवा दुकान में जा करके एंटीबायोटिक ड्रॉप इधर मॉक्सिफ्लॉक्सासिलिन या गेटिफ्लॉक्सासिलिन का उपयोग में ला सकते हैं जी जी। लगभग ये कितने दिन तक का ये सेल्फ लिमिटिंग बीमारी है, वायरस के द्वारा जो होती है, ये 5 दिन यूजुअली 4 से 5 दिन रहता है। दूसरा क्या है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें संक्रमण होने का काफ़ी खतरा रहता है। एक मरीज से दूसरे मरीज में बहुत ही तेज़ी से ये फैलता है। तो जो मरीज में कंजंक्टिवाइटिस हो गया है, उस मरीज के द्वारा उपयोग में लाई हुई वस्तु, जैसे कि रुमाल हो गया या तकिया का खोल हो गया, टॉवेल हो गया, ये सबको अलग कर देना चाहिए। और जहाँ तक हो सके मरीज से 2-4 दिन आप दूरी बना करके रखें, जिससे कि आपको यह संक्रमण नहीं हो। और यदि आपको भी संक्रमण हो गया तो पूरे परिवार को ही फिर आपको आँख में एक अच्छे एंटीबायोटिक का ड्रॉप का डालना चाहिए। इसमें एक बहुत ही बड़ा सवाल है सर कि पूरे परिवार में संक्रमण का खतरा तो हो जाता है और कई बार हो भी जाता है सभी को, तो फिर वही एक ही ड्रॉप सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप क्या बताना चाहेंगे? नहीं, हर एक मरीज के लिए अलग अलग ड्रॉप होगा। एक मरीज एक ही ड्रॉप का उपयोग में करेगा, क्योंकि यदि एक मरीज वाला ड्रॉप दूसरे के पर गया, आँख में चला गया, तो उससे इन्फेक्शन होने का खतरा बढ़ जाता है जी जी। इसलिए हमेशा एक मरीज एक ही ड्रॉप को इस्तेमाल करें। बिल्कुल, मतलब पर्सनल यूज इसका होना चाहिए जी जी। दूसरा, इस मौसम में एलर्जी की समस्या काफ़ी होती है। एलर्जी आमतौर पर जो हमारे
यहाँ देखा गया है, धूल से हो सकता है, पॉलन से हो सकता है, फूल का जो कण होता है, पॉलन जिसको बोलते हैं, उससे हो सकता है, परागकण जो होता है। दूसरा क्या है कि कुछ खाने से, जैसे किन्हीं को अंडा से एलर्जी होता है, किन्हीं को अंदर में कोई बीमारी है तो उसके चलते भी एलर्जी हो सकता है। तो ये खास तौर से बच्चों में, 3 से 15 साल के बच्चों में आमतौर पर देखा जाता है। एलर्जी बड़ों में भी होता है। तो इस मौसम में एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस बहुत ही ज़्यादा देखने को मिलती है। और यदि इसमें आपको क्या होगा कि आँख में काफ़ी खुजलाहट होने लगती है, बार बार आपको आँख में खुजली करने का इच्छा होगी, और जितना ज़्यादा आप खुजली करेंगे उतना ज़्यादा बीमारी बढ़ेगा। इसलिए मेरा एक सलाह होगा कि यदि खुजली हो रहा है तो ज़्यादा नहीं करें, क्योंकि ज़्यादा करने से जो पार्टिकल जो खुजली पैदा करते हैं वो टूटता है, और उसके चलते फिर अनदर चेन बन जाता है, जो कि अनदर फिर खुजली को वो मतलब बढ़ावा ही देता है अगर ज़्यादा खुजली करते हैं। जी। तो इसमें क्या होता है कि आँख लाल हो जाता है, पानी भी गिर सकता है, और इंटेंस खुजली, मतलब तेज खुजली होता है। तो इसमें क्या करना चाहिए कि आँख को फिर से ठंडे पानी से आप सुबह शाम धोएं, क्योंकि आँख का वातावरण जितना ठंड रहेगा, एलर्जी की समस्या उतनी ही कम होगी। बिल्कुल। तो उसके लिए आप ठंडे पानी का प्रयोग आँख में छींटा मार करके करें, और एक अच्छे एंटी एलर्जी का उपयोग में लाएं। कभी कभी यह देखा जाता है कि इसको बीमारी में हम लोग कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रॉप का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। तो गांव देहात में या जो लोकल डॉक्टर हैं वो धड़ल्ले से कॉर्टिकोस्टेरॉइड चला देते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड जितना आँख को फ़ायदा करता है उससे ज़्यादा नुकसान करता है। इसलिए हमेशा ही कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रॉप को डॉक्टर के देख रेख में ही आपको चलाना चाहिए, क्योंकि कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रॉप के द्वारा आँख में ग्लूकोमा होने का खतरा रहता है। बिल्कुल, मतलब तो गलत दवा बिल्कुल नहीं चलना चाहिए। जी, लेकिन आपको डालना है कॉर्टिकोस्टेरॉइड, डॉक्टर की देख रेख में डालना है। और यूजुअली जैसे मैंने बताया कि जो बच्चों में होता है, जैसे फ्लिक्टिन या स्प्रिंग कटार, नाम ही है स्प्रिंग कटार, तो ये जो है सो इस मौसम में होता है, और 15 साल के बाद यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग है, कम देखने को मिलता है। बड़ों में जैसा कि मैंने बताया कि एलर्जी के जो विभिन्न कारण हैं उनके द्वारा होती है, तो उसमें एक आपको एलर्जी से बचने का जो पहले आपको पता लगाना होगा कि किस चीज़ से एलर्जी हो रहा है। जी। धूल से हो रहा है, धुआं से हो रहा है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एसी से होता है। अच्छा। इस मौसम में एसी हम लोग चला रहे हैं, और एसी के द्वारा जो मैंने हवा आ रहा है वो मौसम को आद्र ड्राई कर देता है, और ड्राई करने से आँख में सूखापन होता है, और उसके बाद भी उसमें एलर्जी की समस्या पैदा होती है। जी। तो मतलब इसका भी मैंने थोड़ा ध्यान, यदि आप हो रहा है तो उसको भी ध्यान में रखें, कहीं एसी के कारण तो, एयर कंडीशन के चलते तो नहीं हो रहा है। बिल्कुल। तो ये 3-4 चीज़ इस मौसम में होता है, बदलते मौसम में होते हैं। जी, एक सवाल जो और जहन में आ रहा है, ये तो बदलते मौसम के बारे में आपने बताया, लोगों को इससे बिल्कुल सावधानी रखनी चाहिए ताकि इस तरह की समस्या ना हो। अभी कोविड के पीरियड से अभी हम गुजरे हैं, बल्कि यूँ कहें कि गुजर रहे हैं, कोविड तो अभी गया नहीं है, और ऐसे में ऑनलाइन क्लासेस या ऑफिसेज ये ज़्यादातर हो रहे हैं सर, तो इसका क्या असर पड़ा है आँखों पर, और क्या बताना चाहेंगे? ऑनलाइन क्लासेज में आमतौर पर अभी जो कोविड संक्रमण का दौर बीता है या अभी चल गया, अभी तो स्कूल खुल गए हैं, लेकिन जबकि स्कूल बंद थे तो सारे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस कर रहे थे। तो बच्चों में ऑनलाइन क्लासेस होने के चलते क्या है कि जो कंप्यूटर से रे निकला, और जो बार बार बच्चे उसको कंप्यूटर पर देख रहे हैं, उनके चलते उनके आँख पर इसका काफ़ी दुष्प्रभाव पड़ा है। अब जबकि स्कूल खुल गया है और हम लोग का अस्पताल भी सुचारू रूप से काम कर रहा है, तो हमने यह एक मैंने देखा, अपना एक रिकॉर्ड किया, और ये अपना वो किए कि कितने बच्चों में संक्रमण के कोरोना संक्रमण के बाद से रोशनी की कमी आई। जी। तो जो हमने स्टडी किया, रिम्स में जो स्टडी किया, जितने अभी हमारे यहाँ आउटडोर में बच्चे आ रहे हैं, यूजुअली 15 साल के बच्चे तक में हमने ये स्टडी किया है, और इस स्टडी में हमने यह पाया कि 25 से 30% बच्चे जो कि पहले आँख में जिनकी कोई
बीमारी नहीं थी, कोई रोशनी की कमी नहीं थी, उन्हें चश्मा लग गया। तो यह ही बहुत ही कोरोना के साइड इफेक्ट है, दुष्प्रभाव है कि लगभग 25 से 30% बच्चों को चश्मा लग गया है। दूसरा क्या है कि बच्चों में इसके चलते मोबाइल गेम खेलने का या मोबाइल देखने का भी लत पड़ गया है। जी जी बिल्कुल। तो काफ़ी अभिभावक हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे तो मोबाइल और कंप्यूटर छोड़ ही नहीं रहे हैं, कुछ उपाय बताएं। तो ये तो अभिभावक को ही उनको समझा बुझा करके बच्चे को बहला फुसला करके करना होगा कि भाई उनको धीरे धीरे मोबाइल का लत छुड़ाना होगा। दूसरा क्या है कि यदि बच्चे की आँख में यदि कोई चश्मा नहीं लगा है तो एक अच्छे चश्मा जिसमें कि एंटी ग्लेयर ग्लास बोलते हैं, कंप्यूटर के या मोबाइल का यूज करने के समय उसे लगा लेना चाहिए जिसमें कोई पावर नहीं हो। दूसरा ये तो बच्चों की बात हुई। बड़ों में जो कि ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं जी, घर से ही काम कर रहे हैं, तो उनमें भी कंप्यूटर के द्वारा काफ़ी तेज समस्या आती है। तो उनमें क्या होता है कि जो कंप्यूटर से रे निकल रहा है तो वो रे आँख को शुष्क कर देता है, आँख के ऊपरी वाली झिल्ली को वो शुष्क कर देता है, ड्राई कर देता है, जिसके चलते आँख में तेज जलन होती है, थकावट होती है, काम करने का मन नहीं करता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि 1 घंटा के बाद आँख को कम से कम 5 से 10 मिनट का आँख को रेस्ट दे देना चाहिए। बीच बीच में हमेशा कंप्यूटर में काम करने के समय पलक को झपकाते रहें जिससे कि आपके आँख मॉइस्ट रहे। और साथ ही आपको एक अच्छे आँख को जो मॉइस्चराइजर होता है जी, टीयर सब्स्टिट्यूट जिसको बोलते हैं, उसको उपयोग में लाना चाहिए। बाज़ार में कई एक किस्म का टीयर सब्स्टिट्यूट उपलब्ध है। आप एक अच्छे टीयर सब्स्टिट्यूट का उपयोग अपने जहाँ आपके काम करने की जगह पर है वहाँ पर रखें। 1 बूंद काम करने के पहले और 1 बूंद काम ख़त्म करने के बाद डालें, तो इससे आपको काफ़ी राहत महसूस होगी, काफ़ी आपको अच्छा लगेगा। दूसरा क्या है कि उसके बाद भी आपको यह तकलीफ़ आ रहा है तो आप अपना आँख का जांच कराएं, नेत्र का जांच कराएं, कहीं आपको चश्मा तो नहीं लग रहा है। और चश्मा यदि लग गया है तो आप इसको बराबर लगाएं। एक बात और हम बोलना चाहेंगे इस संदर्भ में, यदि जिस बच्चे को चश्मा लग गया है तो उन्हें बराबर चश्मा लगाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो इरेगुलर चश्मा लगाएं, जैसे पढ़ाई के समय लगा लिए, खेल के समय नहीं लगाए या और समय नहीं। तो उससे क्या होता है कि इरेगुलर चश्मा लगाने से जो रोशनी है वह और माने ख़राब ही होती है, चश्मे का नंबर बढ़ते चला जाता है। तो मेरा सलाह होगा कि आप यदि आपके बच्चे को चश्मा लग गया है तो आप उसे नहाने सोने को छोड़ के बराबर उसको चश्मा लगाने के लिए प्रोत्साहित करें। बिल्कुल, मतलब किन्हीं को भी किसी भी उम्र में अगर चश्मा लगता है तो चश्मा रेगुलरली लगाना ज़रूरी है, नहीं तो फिर आंखों में और भी अलग से दुष्प्रभाव पड़ सकता है। ये बहुत अच्छी आपने बात बताई है, क्योंकि अक्सर लोग चश्मा को हमेशा नहीं पहनते हैं, कभी पहनते हैं कभी नहीं पहनते हैं। अब थोड़ी सी चर्चा हम बढ़ती उम्र के साथ करना चाहेंगे। बढ़ती उम्र में बहुत सारी जो परेशानियां हैं, डायबिटीज़ हैं, ब्लड प्रेशर है, या फिर जो मोतियाबिंद वगैरह जो आँखों के जो बहुत बड़ी परेशानी है, इसके बारे में बताएं आप सर। हमारे देश में डायबिटिक महामारी के रूप में फैल रहा है। एक अनुमान के अनुसार अगले कुछ ही वर्षों में हम लोग डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड हो जाएंगे। तो जिस तेजी से डायबिटीज बढ़ रहा है हमारे, तो डायबिटीज के द्वारा, जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि डायबिटीज की बीमारी आँख के अलावा हार्ट और किडनी को अफेक्ट करता है, और आँख में इसका काफ़ी घातक परिणाम होता है, काफ़ी दुष्प्रभाव होता है। तो सबसे पहले यदि आपको डायबिटीज हो गया है तो आप पहले तो अपना शुगर को कंट्रोल करें। डायबिटीज जो बढ़ा हुआ शुगर है उसको कंट्रोल करें, जैसा भी हो। शुगर कंट्रोल करने का आपके जो फिजिशियन है उनके द्वारा परामर्श लेकर के आप शुगर को कंट्रोल करें, क्योंकि शुगर यदि कंट्रोल्ड रहेगा तो आँख में प्रभाव उसका नगण्य आता है। जी। यदि शुगर आपका कंट्रोल्ड नहीं है, अनकंट्रोल्ड है, ब्लड में डायबिटीज बढ़ रहा है, तो आपके आँख में उसका दुष्परिणाम हो सकता है। तो डायबिटीज के चलते हम यह देखते हैं कि बार बार चश्मा का पावर बदलता है, आपके आँख के पपोटे पर बार बार फुंसी निकलने लगता है। यदि ऐसा हो रहा है तो आप एक बार फिर से अपना, यदि शुगर का जांच नहीं कराएं तो शुगर का जांच करके डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। दूसरा क्या है कि
बढ़ती उम्र में यूजुअली डायबिटीज़ के चलते जो बढ़ती उम्र में मोतियाबिंद भी होता है, क्योंकि यूजुअली मोतियाबिंद जो हमारे देश में है वो बुजुर्गों में होता है, 50 के बाद ही के एज ग्रुप में होता है। लेकिन यदि आपको डायबिटीज़ है और मोतियाबिंद यदि शुरू हो गया है तो मोतियाबिंद बहुत जल्दी मैच्योर कर जाता है और रोशनी का काफ़ी नुकसान कर जाता है, और इसका फिर रोशनी हम लोग ऑपरेशन के द्वारा ही ला सकते हैं। जी 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 जी। तो इसलिए यदि डायबिटीज़ है और मोतियाबिंद है तो आप तुरंत आँख को जांच कराएं, और यदि रोशनी कम है तो ऑपरेशन करा करके उसका सही इलाज करें। दूसरा, डायबिटीज़ के चलते जो सबसे ज़्यादा आँख में नुकसान पहुंचता है वो रेटिना पर पड़ता है। जो आँख का अंदर का जो परत होता है रेटिना, उस पर प्रभाव पड़ता है। तो क्या होता है कि डायबिटीज़ में जो रेटिना को जो ब्लड वेसल सप्लाई कर रहा है, न्यूट्रिशन सप्लाई कर रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, उसमें गड़बड़ी होने लगता है, उस ब्लड वेसल्स में गड़बड़ी होने लगता है। और उस गड़बड़ी होने के वजह से क्या होता है कि वो जिस पोर्शन में गड़बड़ी हो रहा है वहाँ पर रेटिना को बढ़िया न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, तो उसको ऑक्सीजन को देने के लिए या न्यूट्रिशन देने के लिए फिर नए नए ब्लड वेसल्स वहाँ पे आने लगते हैं, जिससे कि उसको नेक्रोसिस होने से बचाया जा सके। और यह चूँकि ब्लड वेसल असामान्य स्थिति में बन रहा है तो यह काफ़ी कमज़ोर होता है, थोड़ा सा भी उस पर दबाव पड़ता है तो वो टूट जाता है, टूट करके वहाँ से हेमरेज होने लगता है। और यह अवस्था आँख के लिए बहुत ही घातक है। यदि हेमरेज हो गया है तो आपके आँख की रोशनी जरूर ही चली जाएगी, कुछ ना कुछ रोशनी का नुकसान हो ही जाएगा, कितना भी आप इलाज करा लें लेकिन रोशनी का नुकसान हो ही जाएगा। तो इसके लिए क्या है कि यदि आपको डायबिटीज़ है, 5 साल से ऊपर यदि आपको डायबिटीज़ है तो साल में एक बार अपने रेटिना का जांच अवश्य कराएं जी, जिससे कि पता चल सके कि रेटिना में जो ब्लड वेसल्स हैं वो असामान्य तो नहीं है, और भी कोई तरह का उसमें कोई बीमारी तो रेटिना में नहीं आ रही है। तो आप साल में एक बार जरूर जांच करा लें। और दूसरा क्या है कि यदि आपके रेटिना में कोई गड़बड़ी मिल रहा है तो फिर उसका आप इलाज कराएं, जो भी गड़बड़ी मिल रहा है आप उसका इलाज कराएं। यदि कोई गड़बड़ी नहीं मिल रहा है तो साल में एक बार आप आँख का फिर से जांच कराएं, हर एक साल जांच कराएं, शुगर को कंट्रोल रखें। और यदि गड़बड़ी मिल रहा है तो हर एक 6 महीना पर एक बार आँख का जांच कराएं, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि 10 से 15 साल के बाद यदि आपको डायबिटीज़ है तो कुछ न कुछ आपके रेटिना में डायबिटीज़ के चलते दुष्प्रभाव आ ही रहा है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो मैंने बताया कि जो ब्लड वेसल्स फटता है और उससे खून निकलता है, तो कभी कभी इतना तेज़ खून निकलता है कि वह पूरा ही आँख के पीछे जो लेंस के पीछे का हिस्सा में खून भर जाता है और अचानक मरीज को रोशनी बंद हो जाता है। हाँ। अचानक मरीज अंधेपन से ग्रसित हो जाता है। तो यह स्थिति काफ़ी ख़राब है, जिसमें तुरंत ही आपको एक रेटिना सर्जन से दिखा करके अपना इलाज कराना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि डायबिटीज़ के चलते रेटिनल डिटैचमेंट हो जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि पर्दा घसक गया, अपनी जगह से पर्दा घसक गया। यह भी काफ़ी घातक बीमारी है और इसके चलते भी रोशनी कितना भी आप उपचार करा लें, लेकिन उपचार के द्वारा कुछ रोशनी आता है, ज़्यादातर रोशनी आता नहीं। हालांकि अभी तो काफ़ी उपचार हो गया है, नए नए उपचार आ गए हैं, जिससे कि हम लोग काफ़ी हद तक रोशनी रिस्टोर कर देते हैं। बिल्कुल, सबसे ज़रूरी है कि हम सतर्क रहें और ऐसा कुछ भी लक्षण दिखाई दे या फिर डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है तो उसको हम पहले कंट्रोल करें और उसके बाद लक्षण पर ध्यान देते हुए तुरंत जांच के लिए हमें जाना चाहिए, देर इसमें बिल्कुल नहीं करनी है। हमने अभी एक मॉडल बनाया है जिसको कि हमने अभी अपने जो मेरा कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसमें मैंने ये पेपर भी प्रेजेंट किया था। उसमें हमने यह कंसेप्ट रखा कि जो हमारे CSC या PSC में जो अभी काफ़ी ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट, जिसको कि नेत्र सहायक बोलते हैं, सरकार के द्वारा हर एक CSC PSC या सदर अस्पताल में उनकी पोस्टिंग की गई है। अच्छा। तो हमने उन्हें बुला करके, रिम्स में बुला करके उनको ट्रेनिंग दिया, और ट्रेनिंग दे करके हम लोग उनको डायबिटीज़ के चलते जो आँख में क्या दुष्प्रभाव होगा उसको स्क्रीनिंग कैसे करें इसके संबंध में उनको जानकारी दिया, और उनको काफ़ी इस संबंध में ट्रेनिंग दिया, जिससे कि वह अपने क्षेत्र में जाएं और वहाँ पर डायबिटीज़ के मरीज को इकट्ठा कर करके उसके आँखों का जांच करें, और यदि डायबिटीज़ के द्वारा उनके आँख में
रेटिना में या और कोई मोतियाबिंद का कोई दिक्कत हो रहा है तो वो अपने निकट के जो मेडिकल कॉलेज है वहाँ पे उनको भेज दें या साथ में लेकर के जाएं और उनका उपचार करा दें, जिससे कि मरीज के जो है सो आरंभिक अवस्था में ही रोग का पहचान होने के बाद से, उपचार होने के बाद से रोशनी बच सकता है। बिल्कुल, अगर पहले पता चल जाए तो रोशनी बिल्कुल आँख की बचाई जा सकती है। सवाल तो सर बहुत सारे उभर रहे हैं जहन में, लेकिन समय अब हमें इजाज़त नहीं दे रहा कि आपसे और सवाल करें। लेकिन कोविड अभी गया नहीं है और अभी इधर कुछ दिनों से संख्या भी बढ़ रही है, तो चलते चलते कोविड को लेकर या आँखों की देखभाल को लेकर कुछ संदेश आप छोटा सा देना चाहें। हाँ, मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि जो भी बच्चे स्कूल में अभी हैं तो सरकार के द्वारा हर एक ब्लॉक में नेत्र सहायक पदस्थापित हैं, उनसे आप संपर्क करा करके अपने बच्चों का स्कूल में नेत्र का जांच कराएं, जिससे कि पता चल सके कि कितने बच्चों में रोशनी की कमी है, कितने बच्चे सही हैं आँख के द्वारा। और यदि रोशनी की कमी है तो सरकार के द्वारा आजकल चश्मा भी उपलब्ध कराया जाता है, उनको चश्मा लगा करके इलाज कराएं। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया है सर। निश्चित रूप से लोगों को इसका लाभ ज़रूर मिलेगा और लोग अपनी आंखों को बिल्कुल स्वस्थ रख पाएंगे इस बदलते मौसम में ही नहीं बल्कि हमेशा। तो आप यहाँ पर आए, बहुमूल्य समय दिया, अच्छी जानकारी आपके माध्यम से मिली है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।